हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं अजीम खान मोशन मंच पर आपका बेटे स्वागत है। और आज बेटे अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक होगा ड्रग और अल्कोहल क्यों प्रयोग। यानी नाम तो बड़ा मस्त लग रहा है यार, अल्कोहल। तो याद रखना बेटे कि ड्रग्स और अल्कोहल का दुष्प्रभाव, यानी कोई व्यक्ति अपने मजे के लिए या अपनी शान दिखाने के लिए बेटे नशा करता है। कोई अल्कोहल लेता है तो कोई ड्रग्स लेता है, लेकिन बेटे जब ये प्रभाव लगातार अगर ये लेता रहता है तो फिर ये एक आदत पड़ने वाली बीमारियां हैं, यानी ये एडिक्शन है, याद रखिएगा। तो इसी चैप्टर के अंदर अपन को ये लेना है कि बेटे जो ड्रग्स होती है यानी नशे की दवाइयां और एक अल्कोहल होता है यानी शराब, तो इसके पीने से या ड्रग्स लेने से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये इस अध्याय के अंदर या इस टॉपिक के अंदर अपन को डिस्कस करना है। तो बेटे मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा टॉपिक ही ध्यान रखना बेटे, कोई इसमें ऐसी समझने वाली बात नहीं है, सीधा आपको याद रखना है और सुनना है ना। ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है और ये अध्याय 8 का ही टॉपिक है जिसके लास्ट में ये टॉपिक दे रखे हैं। तो यहां आपको देखिएगा कि जो ड्रग्स होती है बेटे यानी नशे की दवाइयां और जो अल्कोहल होता है यानी शराब, अब इनको शरीर में लेने से क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे वो अपन को देखना है। और ये तो आप भी जानते हैं, अगर बेटे कोई नशेड़ी है, जैसे कोई स्मैक चाहिए तो उसे तो पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते हैं। कारण आपको पता है कि बेटे अगर बाय द वे उसने किसी ने एक बार स्मैक या हीरोइन या कोकीन लेना शुरू कर दिया तो बेटे उसकी आदत पड़ जाएगी, और उसकी जब आदत पड़ जाएगी तो अगर किसी दिन बेटे वो ये ड्रग्स नहीं लेगा तो उसके शरीर में उल्टी आना शुरू हो जाएगी, जी मचलाना शुरू हो जाएगा, तो उसको लेनी पड़ेगी बेटे ये। इसी तरह से अगर कोई अल्कोहल का आदी हो जाता है तो उसे भी समय समय पर इन्हें लेना पड़ता है। और बेटे जब ये लगातार मात्रा में इन्हें लिया जाता है तो ड्रग्स अगर नशे की दवाइयां ली जाती है तो बेटे व्यक्ति आपने देखा होगा कि एंड में जाकर पागल सा हो जाता है ना। उसके अलावा कोई लगातार अल्कोहल ले रहा है तो उसका लीवर खराब हो जाता है, ये ध्यान रखना। लीवर भी खराब हो जाता है, उसकी पूरी स्थिति खराब हो जाती है बेटे, घर के घर बिक जाते हैं, यहां तक कि उसका धंधा, उसका व्यवसाय ये भी बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो बहुत ही दुष्प्रभाव हुए इनके। तो एक एक करके अपन को ये सारी चीजों को देखना है। तो आइए अपन देखते हैं बेटे, यानी सबसे पहले ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग। यानी यहां पर सबसे पहले अपन देखेंगे, यानी पहला पार्ट हमारा होगा और ये होगा बेटे ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग, यानी ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। एब्यूज का माने होता है दुष्प्रभाव। तो यहां बेटे फायदे नहीं गिनाएंगे अपन कि भाई क्यों लिया जाता है, तो वैसे तो अपनी शान दिखाने के लिए है ना, किसी को बताने के लिए देखो मैं सिगरेट के कितने छल्ले बनाता हूं या मैं कौन सी ड्रग्स लेता हूं, या तो ये तो बेटे अपनी शान दिखाने के लिए ये व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन इसके हमारे शरीर पर बहुत सारे दुष्प्रभाव होंगे। तो इनको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला बेटे यहां पर बेटे याद रखना है कि ड्रग्स और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है और इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे कई पार्टी होती है, अरे चलो आज तो पार्टी करते हैं, तो पार्टी का क्या मतलब है, जाके अल्कोहल लेते हैं। तो बेटे जो नवयुवक हैं जिनका खून जो है बेटे अभी जो है यंग है, तो यंग ब्लड जो जनरेशन है वो बेटे अल्कोहल लेने में अपनी शान समझते हैं। तो याद रखिएगा कि विशेष रूप से नवयुवकों में, यानी नवयुवक जिसको यंग ब्लड अपन कहेंगे, यंगेस्ट कहेंगे, उनके अंदर अल्कोहल लेने का चलन बढ़ रहा है। क्योंकि कई जगह पर बर्थडे के नाम से पार्टी, कोई किसी का किसी में सिलेक्शन हो जाए तो उसके नाम पर पार्टी, तो बेटे जहां पार्टियां की जाती है वहां क्या होता है ये आप सबको पता है। तो नवयुवकों के अंदर इसका चलन बढ़ रहा है। दूसरा देखिएगा, आमतौर पर जो ड्रग्स का प्रयोग है वह कौन किस किस रूप में होता है। तो बेटे एक नंबर 1 तो अपन लेंगे यहां पर ओपियोइड यानी अफीम, है ना। इस रूप में भी ड्रग्स ली जाती है बेटे, और अफीम से आगे चलकर वो मॉर्फिन वगैरह बनाए जाते हैं, हीरोइन बनाई जाती है। दूसरे नंबर पर यहां पर बेटे अपन लेंगे यानी कैनाबिनोइड, है ना, ये भी बहुत खतरनाक ड्रग्स होती है। और तीसरे नंबर पर आप यहां पर याद करोगे कोका यानी कोकीन। तो बेटे अल्कोहल के रूप में तो एथिल अल्कोहल होता है, और नशे की दवाइयों के रूप में यहां मैं आपको बताने वाला हूं, एक तो ओपियोइड के बारे में, दूसरा बेटे कैनाबिनोइड के बारे में, और तीसरा कोका यानी इसको आप याद कर सकते हैं कोकीन, कोकीन के बारे में। यानी बेटे जितना
जो है कहते ना बड़े बाप की औलाद, तो बेटे बड़े बाप की औलादों को पैसा ज्यादा मिलता है और ये सारी की सारी जो ड्रग्स है ये बेटे बहुत महंगी ड्रग्स होती है। तो ये अधिकतर जो बिगड़ेल बाप के बिगड़ेल औलादे होती है वो ये ड्रग्स का नशा करती है और एक बार अगर नशे के दलदल में वो धंस जाता है तो फिर बेटे बाहर निकलना आसान नहीं होता। यानी इसमें आना तो आसान होता है, जाना आसान नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये नशे की दवाइयां हैं, तो इनको वन बाय वन अपन लेते हैं बेटे। तो सबसे पहली है हमारे पास में ओपियोइड्स, यानी बेटे मैंने आपसे कहा था कि ये एक प्रकार की अफीम से प्राप्त होने वाली एक ड्रग्स है। तो ये जो ड्रग्स होती है ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी बेटे जिसको अपन कहेंगे सीएनएस। अब सीएनएस के अंदर ब्रेन भी आ गया और हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया। तो इस ड्रग्स से एक तो हमारा तंत्रिका तंत्र और एक बेटे जठरांत्र यानी जिसको डाइजेस्टिव आप कह सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा यहां पर मौजूद ओपियोइड ग्राही यानी रिसेप्टर्स जिसको आप कह सकते हो बेटे संवेदांग से बंध जाते हैं। यानी यहां आप देखो कि जो ओपियोइड्स प्रकार के जो ड्रग्स होती है ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संवेदांग और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो संवेदांग होते हैं उनसे बंध जाते हैं, है ना, उनसे बाइंड हो जाते हैं बेटे। तो फिर संवेदनाओं को लाने ले जाने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो याद रखो अभी आगे मैं बताने वाला हूं कि ये ओपियोइड क्या है। तो ओपियोइड जो ड्रग्स होती है याद रखना एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक बेटे पाचन तंत्र के जो संवेदांग होते हैं, इन संवेदांगों से ये जो ड्रग्स के अणु होते हैं ये बेटे बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि आमतौर पर स्मैक, ये वर्ड याद करना बेटे, स्मैक के नाम से मशहूर रासायनिक रूप से डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ये याद रखना इसमें क्या है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। जो स्मैक होती बेटे यानी ओपियोइड के रूप में एक स्मैक के रूप में, और स्मैक जो बनाई जाती है वो डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। तो यहां आपको याद रखना है कि जो स्मैक है तो इसमें क्या है बेटे, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ये कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है डाइएसिटाइल मॉर्फिन, तो ये याद रखना डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो ये तीखा सफेद रंग का और तीखा रवेदार पाउडर होता है। तो ये ध्यान रखना डाइएसिटाइल मॉर्फिन है स्मैक यानी हीरोइन। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि बेटे जो अफीम होती है उसी से एक को एल्कलॉइड होता है मॉर्फिन एल्कलॉइड, उससे ये बनाई जाती है। तो स्मैक या हेरोइन जो बनाए जाते हैं वह डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। तो इसका एक नेम होगा बेटे कि स्मैक क्या है, तो स्मैक याद है ना, नाक के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू बेटे स्मैक को लिया जाता है और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही आदत पड़ने वाली ये जो है और ये है बेटे नशे की दवा। अगर एक बार कोई व्यक्ति इस स्मैक को ले ले, अगर किसी से बदला निकालना हो तो बेटे उसे एक बार स्मैक पिला दो तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है, तो वो सारे काम वो करता है जो कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे करवाना चाहता है। तो यह आदतन पड़ने वाली एक नशे की दवा है जिसे स्मैक कहते हैं। और स्मैक जो प्राप्त की जाती है यह अफीम के एक एल्कलॉइड होता है बेटे जिसका नाम है डाइएसिटाइल मॉर्फिन, वहां से इसे प्राप्त किया जाता है। और यह एक प्रकार का सफेद रंग का गंधहीन और तीखा और रवेदार यौगिक होता है। देखा होगा ना कि स्मैक यानी पुड़िया जो होते हैं नमक के जैसी लगती है, तो सफेद रंग का पाउडर होता है बेटे, ये सफेद रंग का पाउडर होता है जिसे नाक से भी खींचा जाता है या फिर इंजेक्शन में भरकर जो है बेटे वह लिया जाता है। तो ये सफेद रंग का गंधहीन तीखा और रवेदार पाउडर होता है। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, यानी याद रखना बेटे एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, यानी मॉर्फिन का डाइएसिटाइल में कन्वर्ट हो जाना, इसको कहेंगे अपन एसिटिलीकरण। जो पोस्त के पौधे, अब ये पोस्त क्या होता है बेटे, तो पोस्ट का माने होता है अफीम, ये याद रखना। जो पोस्त के पौधे पेपेवर सोमनीफेरस यानी ये बेटे अफीम है, ये अफीम का आप वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेना, पेपेवर सोमनीफेरस के लेटेक्स के निष्कर्षण से
प्राप्त की जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बेटे हमारे पास में ड्रग्स में पहला है ओपोइड। तो ओपोइड बेटे ओपीएम से आया है और ओपीएम का माने अफीम होता है। अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरस है और इसमें कई सारे एल्कलॉइड होते हैं बेटे, यानी इसमें जो है क्या कहते हैं एल्कलॉइड में बेटे कोडीन भी होता है, इसके अंदर मॉर्फिन भी होता है ना। तो इसके एक एल्कलॉइड है जिसका नाम है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का पहले एसिटिलीकरण किया जाता है और उससे बनता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और बेटे ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है यह आगे चलकर स्मैक या हीरोइन बनाने में काम आती है। और ये जो स्मैक होता है बेटे ये एक सफेद रंग का व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है और साथ में जो है तीखा और रवेदार पाउडर होता है। तो ये तो आप याद रखना बेटे, यानी अफीम का पौधा सोमनीफेरस। अब इसमें ये यहां पर आप देखिएगा कि आमतौर पर हीरोइन यानी स्मैक, तो ये नाक के द्वारा जोर से सांस लेकर इसे खींचा जाता है या फिर बेटे इंजेक्शन यानी टीके के द्वारा इसको लिया जाता है। ये एक D% अवसादक है और ये शरीर के कार्यों को धीमा करती है। सीडाटिव है बेटे ये, यानी अवसादक का माने डिप्रेशन में चले जाना, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो जब लगातार इसको लेते रहेंगे तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा। अगर इसको किसी दिन ये नहीं मिली तो बेटे ये जो है क्या कहते हैं कई सारे शरीर में इसके प्रभाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, है ना। ये लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, घर में चोरियां करना शुरू कर देता है। तो ये है बेटे हमारे पास में ओपोइड। तो याद रखना ओपोइड एक अफीम से बनाई जाने वाली एक दवा है। एक दवा तो क्या कहेंगे इसको, एक औषधि है जिसको अपन नशे की औषधि कह सकते हैं और इसका नाम होगा स्मैक यानी हीरोइन। यहां तक क्लियर। ये बेटे अफीम के पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरस, उस पौधे का एक एल्कलॉइड होता है। पहले तो लेटेक्स निकलता है बेटे, अफीम का जो कच्चा फल होता है उसके चीरे लगाते हैं, चीरे लगाने के साथ ही बेटे उससे लेटेक्स निकलता है। उसके लेटेक्स में एक एल्कलॉइड होता है जिसका नाम है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का एसिटिलीकरण किया जाएगा जिसमें वो बदल जाएगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन में। और ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है यही बेटे हीरोइन या स्मैक का काम करती है। और ये जो स्मैक का जो पाउडर है ये सफेद रंग का गंधहीन और रवेदार पाउडर है बेटे। इसे हीरोइन भी आप कह सकते हो और या तो इसे नाक के द्वारा खींचा जाता है या फिर बेटे इंजेक्शन के द्वारा शरीर में लिया जाता है। इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो इसमें याद रखना बेटे, इसमें दो जो वले हैं यानी 2 रिंग, ये वाली तो बेटे ये तो साइक्लिक रिंग है और दो जो इसमें है जैसे 1 और 2 ये दोनों की दोनों तो साइक्लिक हैं। और ये वाली जो रिंग है बेटे ये यहां पर है हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो इसमें और ये वाली रिंग है तो दो तो बेटे हेक्सागोनल है और यहां पर एक पेंटागोनल है, ये भी पेंटागोनल है। तो यहां 1 और 2 और 3 ये तो बेटे साइक्लिक है और नंबर 4 और नंबर 5 ये यहां पर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो ये फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो बेटे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 2 3 ये तो हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग इसमें आएगी और 4 और 5 जिसके साइकिल में बेटे ऑक्सीजन आ रहा है तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है और ये 5वें नंबर की भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो एक तरह से 5 साइक्लिक जो है क्या कहते हैं ये वले होती है जिसका नाम है बेटे यानी जो है मॉर्फिन या फिर हीरोइन। ये आप देखो ये अफीम का पौधा है और ये अफीम के पौधे में बेटे ये यहां पर इसमें इसका फल होता है जिसको अपन कच्चा फल कहते हैं। और इस कच्चे फल से ही यहां पर आपको क्या प्राप्त होता है, इससे लेटेक्स प्राप्त होता है। तो बेटे ये भी याद रखना कि अफीम के किस भाग से जो है ये इसमें या लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। तो ये अफीम के कच्चे फलों में बेटे लॉन्गिट्यूडनल चीरा लगाया जाता है, यानी ये जो फल है तो इस फल में ऐसे चीरा लगाया जाएगा, याद रखना। तो ऐसे यहां पर इसमें चीरे लगाए जाते हैं जैसे ये फल है। अब इस फल में बेटे ऐसे चीरे लगाए जाते हैं, है ना, लॉन्गिट्यूडनल चीरे लगाए जाते हैं जिससे धीरे धीरे लेटेक्स बाहर आता है और ये लेटेक्स में कई प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। तो पहला तो ओपोइड हुआ हमारे पास में। दूसरी बात करते हैं बेटे, तो दूसरे नंबर पर आता है यानी कैनाबिनोइड।
कैनाबिनोइड। तो ये रसायनों का समूह होता है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करता है। यानी ग्राहियों का मतलब होता है बेटे संवेदांग, संवेदांग, ये याद रखना। यानी संवेदांग ऐसी रचनाएं होती है, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। तो ये जो कैनाबिनोइड होता है बेटे, तो ये अभी अपन देखेंगे कैनाबिनोइड। तो मस्तिष्क में पाए जाने वाले जो कैनाबिनोइड संवेदांग होते हैं, उन संवेदांगों से ये क्रिया करता है। और बेटे ये जो प्राकृतिक कैनाबिनोइड होता है, ये एक पौधे का नाम है कैनाबिस सैटाइवा, है ना। पौधे के पुष्पक्रम से इसे प्राप्त किया जाता है। तो बेटे ध्यान रखना, प्राकृतिक कैनाबिनोइड जो है ये कैनाबिस सैटाइवा, ये पौधे का नाम याद रखना है आपको, कैनाबिस सैटाइवा। उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वहां से बेटे इसको प्राप्त किया जाता है। अब ये जो कैनाबिनोइड होते हैं बेटे, इससे गांजा, भांग, चरस, है ना, हशीश, ये बनाए जाते हैं। तो एक बार फिर अपन रिपीट करें, देखो ओपोइड था बेटे, वहां से तो अपन ने स्मेक या हीरोइन को बनाया, एल्कलॉइड था, वहां पर मॉर्फिन। दूसरा कैनाबिनोइड आया बेटे, तो कैनाबिनोइड जो है ये कैनाबिस सैटाइवा एक पौधा है, उससे इसे प्राप्त किया जाता है। और इस कैनाबिनोइड से जो बनाए जाते हैं ना, वो गांजा है, चरस है ना, हशीश है, ये बनाए जाते हैं और ये मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क में बेटे कैनाबिनोइड संवेदांग होते हैं, उन संवेदांगों से क्रिया करके उन्हें प्रभावित करते हैं। तो याद रखना कि बेटे कैनाबिनोइड किससे प्राप्त किया जाएगा, कैनाबिस सैटाइवा से। और इससे भांग, याद रखना, भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और रोल यानी रेजिन के विभिन्न संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने का काम आते हैं। तो ये बेटे सारे के सारे नशे की दवा है ना। मैरिजुआना है, हशीश है, चरस है और गांजा है, ये बनाने के काम आते हैं। तो याद रखना बेटे कैनाबिनोइड, तो कैनाबिनोइड किस किस रूप में ये बनाने के काम आते हैं, मैरिजुआना है, हशीश है, चरस है और गांजा है। तो ये गांजा या फिर भांग भी इसको आप कह सकते हैं। तो बेटे ये इसके बनाने में काम आते हैं। अब इनका दुष्प्रभाव क्या क्या होता है, तो यहां आप देख ले इनके दुष्प्रभाव में कि आमतौर पर बेटे इसमें क्या होगा, एक तो अंतः शोषण और मुंह द्वारा खाने वाले मादक पदार्थ शरीर के हृदय वाहिका तंत्र यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। देखो बेटे कि जो भी गांजा, भांग, चरस लेगा तो एक तो बेटे नशा तो चढ़ेगा ही सही, लेकिन नशा चढ़ने के साथ साथ दुष्प्रभाव क्या होंगे, तो एक तो उसको सांस लेने की जो प्रक्रिया है ना, जिसको अंतःशोषण कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, यह क्रिया बाधित हो जाएगी। और एक उसका पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी बेटे हृदय से संबंधित तंत्र जो होते हैं, इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो यह उसका प्रभावित हो जाएगा, यानी रक्त के आने जाने की जो प्रवाह की गति है वह गति भी बेटे कम हो जाएगी। तो यह आपको यहां पर याद रखना है। आगे अपन बढ़ते हैं, तो बेटे यहां पर तीसरा आता है जिसको अपन क्या कहेंगे, कोका या फिर कोकीन। तीसरा प्रकार का जो ड्रग्स है ये कोका या कोकीन। अब ये भी बहुत खतरनाक है कोकीन, बेटे स्मगलर इसका स्मगलिंग भी करते हैं, नाम सुना होगा आपने कोकीन। तो अब आप देखो कि कोका पादप जिसका नाम है बेटे एरिथ्रोजाइलम कोका, ये वर्ड याद रखना बेटे, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको लिख के बेटे यही याद करना है कि जो ओपोइड है वो तो अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, और जो बेटे कैनाबिनोइड है वह कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त किया जाता है, और जो कोकीन है यानी कोका तो बेटे यह प्राप्त किया जाएगा एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। और यह पौधा मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। यह बेटे कोका का डायग्राम है, तो ये तो आपको पता होगा। इससे यहां पर कार्बन 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 बेटे इस तरह से कार्बन रहता है, कार्बन, ये कार्बन, और इस तरह से बेटे ये कार्बन रहेगा। बाकी तो जहां खाली जगह है वहां CH2, और जहां पर ये है ये यहां पर तो हो जाएगा CH3, यहां पर CH2 CH2 CH2, और इस तरह से बेटे जहां पर भी खाली जगह है
मतलब यहां पर कार्बन जो होगा वह CH3 और यहां पर बेटे CH और ये पूरा का पूरा इसमें ये चेन बनती है। तो ये चेन को आप लिख लिख के याद कर लें। और इस तरह से बेटे ये इसका प्लांट होता है, ये इसमें लीव्स होती है, ये यहां पर इसकी लीव्स होती है। तो इन लीव्स से जो है क्या कहते हैं, कोकीन प्राप्त की जाती है। तो ये एक बार आप देख ले कि बेटे कोका या एल्कलॉइड जो कि एक एरिथ्रोजाइलम पौधा है जिससे ये प्राप्त किया जाता है, और ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का है, और ये इसका कोकीन का बेटे रासायनिक सूत्र है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि इसका रासायनिक सूत्र बताओ बेटे, तो ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आप चाहे इसको लिख के याद करें या बेटे कैसे भी याद करें, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र याद कर लें। यह कोकीन का रासायनिक सूत्र है। इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं तो आगे देखते हैं बेटे। ये जो कोकीन है ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं बेटे, तंत्रिकीय हार्मोन, जिसमें एसिटाइकोलिन है ना, एडिनलिन, नॉरएडिनलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो तंत्रिकीय आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बेटे यहां आप देख लीजिएगा कि ये तंत्रिका यानी डोपामिन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं, और साथ में कोकेन जिसे आमतौर पर कोक या क्रेक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि पहले तो ये कोकीन क्या है, ये भी बहुत खतरनाक नशे की दवाएं बच्चों, जिन्हें सांस के द्वारा इनहेल किया जाता है या सांस के द्वारा अंदर खींचा जाता है। इसका काम ये है कि बेटे ये जो दवाइयां होती है ना, ये दवाइयां लेने के बाद में जो भी लेता है नशेड़ी, वो अपनी अलग ही दुनिया में जीता है ना। ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया उसके लिए बेकार है, वही सब कुछ है। तो बेटे नशे की दवाइयां एक तरह से हेलुसिनस होती है, भ्रामक होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसे सांस के द्वारा खींचा जाएगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को प्रभावित करती है या इसके काम में बाधा उत्पन्न करती है। और बेटे मैं आपको बता दूं, ये जो डोपामीन होती है ना, ये डिप्रेशन, अगर इसमें कमी आ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। यानी बेटे अधिकतर सर्दियों के दिनों में व्यक्ति जो है क्या करे, डोपामीन का सेक्रेशन थोड़ा सा कम होता है। तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और बेटे यह आवेगों के प्रसारण में मदद करता है। तो डोपामीन के कम सेक्रेशन से व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। तो ये जो कोकीन है ये डोपामीन के ट्रांसमीटर में या डोपामीन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है। तो बेटे इसको लेने से व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, तनाव में जा सकता है। उसके बाद में देखो इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है या जोरदार उद्दीपक असर पड़ता है, और यह सुखाभास यानी बेटे यूफोरिया या ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति देती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि बेटे जब कोई व्यक्ति कोकीन लेता है ना, तो उसके अंदर एकदम ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी आ गई हो, है ना। जैसे मान लो बेटे हमें आलस आते हैं तो अपन चाय पीते हैं, तो चाय पीना भी एक नशा है बेटे, ध्यान रखना। क्योंकि चाय के अंदर जो बेटे कैफीन और थीन एल्कलॉइड होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करते हैं और एकदम हम क्या हो जाते हैं, थोड़े सक्रिय हो जाते हैं। तो बेटे ये जो कोकीन है ये भी किसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, तंत्रिका तंत्र पर, और उसे स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट का माने होता है बेटे उसे प्रेरित करती है, और प्रेरित करने के साथ ही उसमें ऊर्जा में वृद्धि भी होती है। तो कोकीन लेने के साथ में व्यक्ति अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है, अपने आप को बेटे एक बहुत ही सक्रिय महसूस करता है। तो यह भी याद रखना, क्योंकि कोकीन क्या कर रही है, एक तो बेटे ये डोपामीन जो है उसके परिवहन को तो कम कर रही है, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बेटे उसे प्रेरित करती है और शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। तो कुछ समय के लिए तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, और साथ में जो है बेटे उसे सुख का आभास होगा, यानी ऐसा आभास होगा कि बेटे मैं तो बहुत ही सुखी व्यक्ति हूं, मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अपने आप को गुड फील करेगा बेटे। तो इस कंडीशन को यूफोरिया कहा जाता है। तो एक बार ये लेकिन भ्रामक है, कुछ समय के लिए है बेटे, परमानेंट नहीं है, है ना। जब तक नशा रहेगा जब तक वह सुख का आभास करेगा, यानी
कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति कोकीन, क्योंकि कोकीन बेटे कोई इतनी सामान्य ड्रग्स नहीं है, ये बहुत महंगी ड्रग्स है, याद रखना, हर कोई इसे ले भी नहीं सकता। और जो लेता है बेटे बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, है ना, वही अधिकतर नशे की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारा जो आम आदमी होता है वो तो थैली का इस्तेमाल करता है जो 10 रुपए में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब आप देखिएगा कि जैसे बेटे ये दवाई लेगा, कोई कोकीन लेगा, ये ड्रग्स लेगा, तो उसका नर्वस सिस्टम एकदम स्टिमुलेट होगा, प्रेरित होगा, है ना, और उसके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। तो बेटे उसका शरीर जो है उसे एकदम एनर्जेटिक लगेगा और एकदम ऐसा लगेगा हाँ दुनिया मेरे लिए बहुत सही है, उसको सुख का आभास होगा और अपने आप को एक गुड हेल्थ महसूस करेगा। तो ये याद रखना। लेकिन जैसे नशा उतरेगा वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगा। उसके बाद में बेटे कोकेन की अत्यधिक मात्रा विभ्रम यानी हेलुसिनस हो जाती है। विभ्रम का माने होता है बेटे भ्रम उत्पन्न करने वाली, भ्रम उत्पन्न करने वाली औषधियां या करने वाली औषधियां, इन्हें कहते हैं बेटे औषधियां यानी हेलुसिनस। तो हेलुसिनस का माने होता है भ्रम उत्पन्न करने वाली औषधियां। अब आप समझोगे ये भ्रम क्या है, तो ये भ्रम ऐसे हैं कि सामने से गधी आ रही होगी तो भी आपको वो ऐश्वर्या राय नजर आएगी, इसको कहते हैं भ्रम। कई मूवी आपने देखी होगी बेटे कि कोई व्यक्ति जब नशा कर लेता है तो नशा कर लेता है तो आती तो उसके सामने कोई गांव की लड़की है लेकिन उसको नजर आती है कोई सिटी की लड़की, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे ये भ्रम पैदा करने वाली औषधि है, यानी व्यक्ति जब इसे ले लेता है तो वो पूरे संसार का राजा बन जाता है कि मैं ही किंग हूं अब तो, है ना। जो भी बेटे उसको जिस रूप में किसी को देखना चाहता है वो उसको वही रूप दिखाई देता है, यानी भ्रम। भ्रम बेटे मैंने क्या कहा कि सामने से चाहे गधी आ रही हो लेकिन उसको जो है क्या कहते हैं ऐश्वर्या राय नजर आएगी, इसको कहते हैं हेलुसिनस औषधियां। तो बेटे जो कोकीन लेता है तो अब आप देखो कि यार उसको जो सामने उसने सोच रखा है वो उसके सामने अगर उसे दिखाई देगा तो वो तो खुशी तो होगा, तो उस समय तक तो बेटे उससे सुख का आभास होगा। लेकिन जैसे नशा उतरेगा ना वो ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो बेटे मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो कोकीन है ये कोकीन हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है और साथ में बेटे जो है क्या कहते हैं ये क्या करती है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो एक तो व्यक्ति और साथ में भ्रम पैदा करती है। तो हेलुसिनस है, एक दवाई है LSD लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल, बेटे ये भी भ्रामक औषधि है। तो जो भी भ्रामक औषधियां होती है वो बेटे भ्रम पैदा कर देती है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये संसार मेरे लिए ही बना है, आसपास की चीजों को फिर उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां आप देख लीजिएगा कि ये हेलुसिनस है यानी ये भ्रम उत्पन्न करने वाली औषधि है। तो ये भी आपको बेटे याद रखना है। उसके बाद में आगे अपन चलें तो अगले आते बेटे नंबर 4 पर बारबिट्यूरेट है, उसके अलावा एफटेपिन है और बेंजाडाइजेपिन है। ये कुछ अन्य औषधियां हैं बेटे, अन्य ड्रग्स है। भाई आपको 3 तो मेन याद कर लेना, एक तो बेटे स्मैक, है ना, उसके अलावा बेटे दूसरा जो आपने पढ़ाया वो जो है क्या कहते हैं बेटे यानी डोपामीन है, उसके अलावा जो है स्मैक है, मॉर्फिन है ना, गांजा है, भांग है, ये सारे के सारे औषधियां हैं। अब इनके अलावा जो ड्रग्स है वो ड्रग्स है बेटे बारबिट्यूरेट, ये याद रखना, नाम आप याद कर लीजिएगा, बारबिट्यूरेट, एफटेमिन और बेंजाडाइजेपिन। यह ड्रग्स इन जैसे अन्य ड्रग्स को अवसाद यानी डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों को सहायता के लिए सामान्यतः औषधि के रूप में इन्हें लिया जाता है। लेकिन इनके भी क्या हैं दुष्प्रभाव हैं बेटे, ऐसा नहीं है, इनके उपयोग भी होते हैं, जैसा अफीम है। अब अफीम का उपयोग भी तो है क्योंकि अफीम जो है बेटे वो एक दर्द निवारक का काम करती है। जैसे कई ऑपरेशन शल्य चिकित्सा होती है तो पुराने जमाने में बेटे उसको थोड़ी सी अफीम दे दिया करते थे ताकि उसको दर्द का आभास कम हो। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अन्य ड्रग्स है जैसे बारबिट्यूरेट है, एफटेपिन है, बेंजाडाइजेपिन है, तो बेटे ये जो ड्रग्स हैं इनका जो उपयोग लिया जाता था वह एक तो डिप्रेशन का कोई व्यक्ति शिकार हो या कोई अनिद्रा का शिकार हो, जैसे मानसिक रोगों में ग्रस्त की इन रोगियों की सहायता के लिए इसे सामान्य
औषधि के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन बेटे इनके भी दुष्प्रभाव है। तो याद रखना इनके यूज तो क्या है कि किसी को नींद नहीं आ रही है उसको लिए बेटे ये ड्रग्स दी जाती थी। किसी का डिप्रेशन में चला गया तो डिप्रेशन वाले ग्रस्त रोगियों को भी ये औषधियों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे कि ये जो यहां पर औषधियां हैं इनका मानव के लिए उपयोग भी है और इनके दुष्प्रभाव भी है ना। उसके बाद में आप देखिएगा कि बेटे मॉर्फिन, अब देखो यहां पर जैसा मैंने कहा था कि मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी सीडेटिव और पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी को बेटे कहते हैं एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यानी इसको हिंदी में कहेंगे दर्द निवारक, दर्द निवारक, है ना। तो ये ध्यान रखना सीडाटिव होता है बेटे एक तरह से जो है क्या कहते हैं संदमन वाली दवा है ये, और पीड़ाहारी और जिन रोगियों को शल्य चिकित्सा हुई है उनके लिए ये उपयोगी है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मॉर्फिन, ये मॉर्फिन बेटे एक तो एक सही अनुभव देने वाली सीडाटिव औषधि है और साथ में पीड़ाहारी है यानी दर्द निवारक है। तो अगर बाय द वे बेटे जब पहले एनेस्थेसिया का कोई उपयोग नहीं होता था तो उस जमाने के अंदर ये मॉर्फिन ही वहां पर काम आती थी। तो मॉर्फिन जिसको मान लो कोई शल्य चिकित्सा होती है बेटे तो बाद में दर्द भी होता है, तो उस दर्द को सहन करने के लिए उसे ये दवाई या इस ड्रग्स का उपयोग करना पड़ता था। तो पुराने जमाने में बेटे ऑपरेशन करते समय ये मॉर्फिन का यूज लिया जाता है। तो ये मॉर्फिन एक दर्द निवारक है और सीडाटिव औषधि है। तो जिन व्यक्तियों में बेटे ये जो है क्या कहते हैं ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में बेटे दर्द होता है, ध्यान रखना भाई ऑपरेशन तो चलो ठीक है चीर फाड़ कैसे भी करके कर देंगे बेटे एनेस्थेसिया देके, लेकिन वो एनेस्थेसिया हमेशा तोड़ी रहता है, बाद में उसका नशा उतर जाता है तो फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस समय बेटे मॉर्फिन वगैरह दी जाती है ताकि दर्द का आभास कम हो। तो एक तो वहां इसका यूज लिया जाता है। उसके अलावा जब ये औषधियां चिकित्सा के बजाय, अब सुनो ध्यान से बेटे कि ये तो सारे के सारे उपयोग है इसके चिकित्सा में, लेकिन कोई व्यक्ति अगर चिकित्सा के बजाय इनको नशे के रूप में लेने लग जाएगा तो बेटे जब बार बार इन्हें लेगा तो उनको क्या है ये इनके लेने की लत पड़ जाएगी, याद रखना, यानी उसकी आदत पड़ जाती है। तो आप देखिएगा कि यह औषधियां चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्यों से ली जाती है या इतनी मात्रा में बार बार ली जाती है तो यह व्यक्ति की शारीरिक कार्यकी और मनोवैज्ञानिक कार्यों को गड़बड़ा देती है और यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है, यह ड्रग्स का कुप्रयोग बन जाता है। बेटे अभी अपन ने कहा कि पहले वाली जो बेंजाडाइमिन वगैरह है वह मनोवैज्ञानिक के लिए दी जाती है या कोई डिप्रेशन वाले रोगी को दी जाती है या बेटे कोई व्यक्ति को नींद नहीं आ रही उनको दी जाती है। मॉर्फिन जिसके बारे में अभी अपन ने याद किया कि शल्य चिकित्सा के बाद में जो दर्द होता है बेटे उस दर्द निवारक के लिए या पीड़ाहारी के लिए जो है मॉर्फिन दी जाती है। तो ये तो इनके चिकित्सक उपयोग है, ध्यान रखना, ये तो बेटे इनके चिकित्सक उपयोग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन ड्रग्स का बार बार सेवन करता है तो फिर बेटे ये इनका दुष्प्रयोग शुरू हो जाता है और दुष्प्रयोग शुरू होने से क्या होगा बेटे कि उस व्यक्ति की शारीरिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, उस व्यक्ति की कार्यकी यानी शारीरिकी का माने शरीर कमजोर हो जाता है बेटे। कार्यकी का माने ये है कि उसका जो शरीर है वह सही तरह से कार्य करना बंद कर देता है, उसका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, उसका तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाता है, उसका श्वसन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, तो उसका शरीर कार्य की रूप से भी बेटे अवरुद्ध हो जाता है। उसके अलावा उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है वह भी बेटे जो है क्या कहते हैं खराब हो जाएगी। तो अधिकतर देखा होगा कि जो नशे की दवाइयां लेते हैं वो बेटे पागल जैसी हरकतें करते, कितना अरे तो नशेड़ी है ना, नशेड़ी है यानी उनको बेटे ये पता नहीं रहता कि समाज में क्या कहेंगे मैं ये लूंगा तो, या ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है ना। तो ये उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो बेटे जब इन दवाइयों का जो कि अगर एक लिमिट मात्रा में लें तो इनका चिकित्सा महत्व है, लेकिन बेटे जब इन औषधियों को बार बार लिया जाता है
तो फिर बेटे ये औषधियां शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ में शारीरिक रूप से शरीर को प्रभावित करती है, और यही इन दवाइयों का क्या कहलाता है, दुष्प्रयोग कहलाता है। तो याद रखना बेटे, यही ये ड्रग्स क्या बन जाती है, इनका कुप्रयोग बन जाती है। तो ये हमारे पास में टॉपिक था बेटे, ड्रग्स और एल्कोहल कुप्रयोग। आगे अपन देखते हैं, तो अगला बेटे यहां पर 5वें नंबर का जो टॉपिक है वह है यहां पर धूम्रपान, यानी जिसको आप जानते होंगे किस नाम से, यानी स्मोकिंग। अगला जो टॉपिक है ये है स्मोकिंग। जैसे बेटे वो एड तो आपने सुना ही होगा ना, कि जो है छल्ले उड़ाने में इतना मजा नहीं है, जैसे अक्षय कुमार का एड आता है ना। तो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति बेटे स्मोकिंग करता है तो क्या स्मोकिंग भी शरीर के लिए लाभदायक है? जवाब होगा नहीं होगी, क्योंकि बेटे फेफड़े खराब हो जाते हैं, है ना, लंग्स कैंसर होने का खतरा होता है, अस्थमा होने का खतरा होता है। लेकिन व्यक्ति बेटे बीड़ी सिगरेट पीने में अपनी शान समझता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे। एक सिगरेट व्यक्ति के 1 मिनट की जिंदगी खराब कर देती है। और सिगरेट क्या है बेटे? तंबाकू है, और तंबाकू के अंदर निकोटीन प्रकार का एल्कलॉइड होता है जो शरीर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो जो हैवी स्मोकिंग है उससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है बेटे। तो यहां आप देखें कि धूम्रपान से तीव्र ड्रग के सेवन का रास्ता खुल जाता है, यानी तीव्र ड्रग के सेवन का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते बेटे जो बीड़ी सिगरेट के माध्यम से ड्रग्स लेते हैं। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि तंबाकू में आज के व्यक्ति ही इसका सेवन करते हैं। 400 साल पहले या इससे भी ज्यादा वर्षों से बेटे तंबाकू का उपयोग होता है। आगे देखिएगा इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो तंबाकू पिया जाता है, या फिर देखो पिया भी जा सकता है बेटे, या चबाया जा सकता है, या सूंघा जा सकता है। यानी तंबाकू को कई तरह से लिया जा सकता है, जर्दे के रूप में खाया भी जा सकता है, बीड़ी सिगरेट के रूप में बेटे इसको पिया भी जा सकता है, और नासिका नाक के माध्यम से इसे सूंघा भी जा सकता है। तो तंबाकू को लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बीड़ी सिगरेट के रूप में इसको पिया जा सकता है बेटे, है ना, तंबाकू के रूप में इसको खाया चबाया जा सकता है, और साथ में बेटे तंबाकू के रूप में इसको सूंघा भी जा सकता है। तो इस तरह से इसको अपन शरीर के अंदर ले सकते हैं। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, और एक एल्कलॉइड निकोटीन शामिल है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, यानी तंबाकू में पाए जाने वाला, ये याद रख लेना बेटे। तो तंबाकू में एक वैसे तो एनाबिसिन भी होता है, तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड, उपस्थित एल्केलॉइड, तो इसमें एक एल्कलॉइड तो बेटे याद रखोगे, यानी निकोटीन, और एक एल्कलॉइड और होता है जिसका नाम है एनाबिसिन, एनाबिसिन। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्कलॉइड निकोटीन शामिल में है। अब इसका क्या प्रभाव होगा वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले बेटे आप स्मोकिंग पर हैं, तो स्मोकिंग पर आपको याद रखना है कि बेटे स्मोकिंग का मतलब होता है कि तंबाकू का सेवन करना, बीड़ी सिगरेट पीना स्मोकिंग नहीं है। स्मोकिंग या धूम्रपान का माने हैं बेटे तंबाकू को लेना। अब तंबाकू को आप 3 तरह से बेटे याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे लिया जाता है। तो एक तो बीड़ी सिगरेट के रूप में बेटे पिया जा सकता है, तंबाकू के रूप में इसमें खाया चबाया जा सकता है, और तंबाकू के जो है बेटे जर्दे के रूप में जो है उसको सूंघा भी जा सकता है। तो इस तरह से तो इसको शरीर में लिया जा सकता है। अब तंबाकू में होता क्या है? तो तंबाकू बेटे निकोटियाना प्लांट है, जिसको पौधे का नाम है तंबाकू। तो उसमें बेटे एक मुख्य एल्कलॉइड होता है जिसका नाम है निकोटीन, है ना, और पौधे का नाम है निकोटियाना, वहां से वर्ड आता है निकोटीन। और दूसरा एल्कलॉइड याद करना चाहे तो एनाबिसिन है। अब जब तंबाकू कोई खाता है बेटे, जर्दा कोई खाता है, तो आपको पता होगा कि मान लो किसी को बार बार नींद आ रही है, अगर नींद आ रही है तो उसे थोड़ा सा जर्दा खिला दो, उसकी नींद उड़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बेटे तंबाकू का ये जो निकोटीन होता है ना, यह भी हमारे नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आप देखिएगा कि बेटे निकोटीन एक तो अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एडिनल ग्लैंड कहते हैं उद्दीपित करता है, और इससे स्रावी होने वाले एडिनलिन हार्मोन, और दूसरा नोर एडिनिल हार्मोन को रक्त परिसंचरण में मोचित करता है, मतलब छोड़ा जाता है। और दोनों रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन दर यानी हार्ट बीट
को बढ़ा देते हैं। तो अब थोड़ा सा याद रखना बेटे कि निकोटीन हार्मोन, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे तंबाकू लेते हैं तो तंबाकू लेते हैं बेटे हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि बेटे जो तंबाकू लेते हैं तो तंबाकू में होता है निकोटीन। अब ये निकोटीन किसे प्रेरित कर रहा है, तो याद रखना बेटे एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। और एड्रिनल ग्रंथि से बेटे जो उसका मेडुला पार्ट होता है वहां दो हार्मोन स्रावी होते हैं, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। बेटे ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये एक तरह से जीवन रक्षक हार्मोन भी है, ये इमरजेंसी हार्मोन भी है ना, संकटकालीन हार्मोन भी बेटे। तो ये हार्मोन क्या करता है, बीपी बढ़ा देता है, ये हार्मोन हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर कोई ऊर्जा का संचार हो गया हो। तो बेटे तंबाकू लेने से जैसे मैंने कहा ना कि एक एक्टिवनेस आ जाती है, तो एक्टिवनेस आ जाने का रीजन ये है एड्रिनलिन हार्मोन। तो एड्रिनलिन हार्मोन जब रक्त में निमोचित किया जाता है या रक्त में छोड़ा जाता है तो बेटे एक तो ये बीपी को बढ़ा देता है और एक ये हृदय धड़कन को भी बढ़ा देता है। तो ये बेटे ध्यान रखना कि जो कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट या नशा करता है या बेटे धूम्रपान करता है तो जब बीड़ी सिगरेट के रूप में धुआं अंदर जाएगा तो उसका निकोटीन भी अंदर जाएगा और निकोटीन अंदर जाते ही ये एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करेगा। तो एड्रिनल ग्रंथि बेटे एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेशन को बढ़ा देगी और एड्रेनलिन हार्मोन के प्रभाव में एक तो बीपी बढ़ जाता है और एक साथ में बेटे हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे क्या होगा कि धूम्रपान करने से एक तो फेफड़े, मूत्राशय और गले के कैंसर है ना, ये ध्यान रखना बेटे, गले के कैंसर में। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नली में सूजन। उसके अलावा बेटे एम्फाइसीमिया यानी कुपिकाओं का नष्ट होना, इसको बेटे ये आप याद सकते हैं कुपिकाएं, यानी यहां पर कुपिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हृदय रोग और साथ में गैस्ट्राइटिक अल्सर से संबंधित रोग है या संबंधित जो है रोग हो जाते हैं, संबंधित रोग हैं। तो बेटे कितने सारे दुष्प्रभाव आप देखिए तो सही कि एक सिगरेट पीने से, धुआं पीने से क्या क्या हो सकता है। एक तो बेटे फेफड़े का और मूत्राशय का या गले का कैंसर हो सकता है ना, कैंसर यानी लाइफ कैंसर। तो बेटे फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर या हो सकता है। एक तो बेटे ये याद रखना। दूसरा आप देखिएगा ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाइटिस का माने होगा बेटे यानी श्वास नली में सूजन, श्वास नली में सूजन, ये ब्रोंकाइटिस जिसमें अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाएगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, तो बेटे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा वातस्फीत यानी एम्फाइसीमा, बेटे इसमें क्या होगा कि फेफड़े की जो छोटी छोटी कूपिकाएं होती है जहां पर गैसों का विनिमय होता है, तो उन कूपिकाओं में बेटे क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाएगी और जितनी ज्यादा कूपिकाएं क्षतिग्रस्त होती जाएगी उस व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होना शुरू हो जाएगी, तो एम्फाइसीमा हो जाएगा बेटे। उसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे। देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीता है तो उसके आंतों में जो है छाले पड़ जाते हैं, उसके आंतों में घाव पड़ जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। तो बेटे ध्यान से देखो, किसी को भी बताओ कि यार सिगरेट पीने से क्या होता है या जर्दा खाने से क्या होता है, तो देखो बेटे कि यहां आप देख लो गले का कैंसर है ना, मुख का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर हो सकता है। दूसरा बेटे ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन आ सकती है। तीसरा एम्फाइसीमा यानी फेफड़े की कूपिकाएं नष्ट हो सकती है। और चौथा बेटे आंत में छाले यानी गैस्ट्रिक अल्सर भी इससे हो सकते हैं। अब जब गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे तो बेटे उसको भोजन करने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाएगी, वो भोजन कम करने लगेगा, तो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जाएगा। तो इतने प्रभाव है बीड़ी सिगरेट पीने से, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या है, किसी बॉडी पे गया, देखा हाँ भाई बीड़ी सिगरेट चलो उड़ाओ छल्ले, तो छल्ले उड़ाने में बेटे वो मजा नहीं है जितना अपनी जिंदगी जीने में है। तो याद रखना, और को भी बताया करो जो बीड़ी सिगरेट के आदी होते हैं कि भैया इसके पीने से ये है बीमारियां होती है। तो फिर आगे बढ़े बेटे,
तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। यानी बेटे मुख कोटर का माने ओरल कैंसर, है ना। मुख गुहा में देखा होगा इसे छाले पड़ जाते हैं, और बेटे फिर वही है, भोजन भी देखा भी नहीं जाता, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, तो मुख गुहा में छाले पड़ जाते हैं। धूम्रपान से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। क्योंकि आपको पता है ना कि बेटे हीमोग्लोबिन किससे क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके, और यहां पर बेटे ये बनाता है यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो ये हीमोग्लोबिन वाला ब्लड तो क्या है, ये इंप्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, ऑक्सीजेनेटेड, यानी इसको आप अशुद्ध रक्त कहोगे। और बेटे जो हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ये ब्लड को आप कहोगे ऑक्सीजेनेटेड, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड। तो याद रखना कि बेटे जो व्यक्ति धूम्रपान ज्यादा करता है उनके ब्लड में ऑक्सीजन की तुलना में CO2 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब जब CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन को बेटे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा, और वहां पर धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो है कमी होना शुरू हो जाएगी। तो ये याद रखना बेटे कि एक तो तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर बढ़ जाता है, और साथ में धूम्रपान करने से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, बहुत ही खतरनाक है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़ने की जो कैपेसिटी है ना, वो 210 गुना ज्यादा है O2 से। तो बेटे जितनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, देखा होगा ना आपने कि बंद कमरे में अंगीठी को जलाकर नहीं सोना चाहिए, कारण क्योंकि बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभाव से बेटे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना। अगर हमारे ब्लड में एक अणु कार्बन मोनोऑक्साइड का गया तो बेटे ये हीमोग्लोबिन से 210 गुना ज्यादा जुड़ सकती है ऑक्सीजन से। तो अगर थोड़ी बहुत भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में आ गई तो ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, और बेटे फिर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहां तक क्लियर। आगे आप देखिएगा बच्चों, आगे यहां पर है कि आजकल इतने उनके बावजूद भी बेटे कि जो युवा होते हैं, है ना, और साथ में वृद्ध होते हैं, ये दोनों धूम्रपान का खूब चलन है ना। धूम्रपान तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। यानी बेटे आजकल के जवान तो जवान और बूढ़े भी पीछे नहीं रहते, है ना, ये ध्यान रखना। वह भी धूम्रपान करने में अपनी शान समझते हैं, और बेटे तो अब इनको समझाना चाहिए कि भैया अगर ये लगातार मात्रा में आप पीते रहेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना बेटे कि जो युवा और वृद्ध दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है, और इनको तंबाकू के खतरे और इनकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए एक तो बेटे परामर्श करना चाहिए या फिर चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। कई जगह पर ऐसे बेटे इवेंट चलाए जाते हैं जहां पर इनके खतरे को बताया जाता है कि धूम्रपान पीने से क्या होता है। डॉक्टर से अपन परामर्श ले सकते हैं, हमारे टीचर से ले सकते हैं, हमारे माता पिता से ले सकते हैं, या फिर ये बेटे किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि बेटे धूम्रपान करने से ये नुकसान होंगे, है ना, इसको नहीं करना चाहिए। और कोई ने कर लिया बेटे तो फिर उसको चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए कि इसको कैसे छुड़ाया जा सकता है। तो कई सारे ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो इनकी आदत पड़ने के बावजूद बेटे कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी दैनिक क्रियाएं वो देते हैं, बताते हैं, जिससे धूम्रपान की आदत छूट सकती है। तो ये था बेटे धूम्रपान टॉपिक, और इसी में अगला टॉपिक हमारा आएगा, सेकंड टॉपिक जो आएगा बेटे ये आएगा किशोर अवस्था और ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग। यानी बेटे किशोर अवस्था यानी यंग ब्लड
12 से 18 साल की एक उम्र जिसको एडोलेसेंस कहेंगे बेटे, भ्रामक उम्र होती है बेटे। यहां पर ही लड़के का कैरियर बनता है या डिसाइडेड होता है कि वह किस रास्ते पर जाए। यानी बेटे 12 से 18 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है जहां पर हमें बहुत रंगीन सपने दिखाई देते हैं। कोई लड़की अगर मुस्कुरागी तो हो अब तो मेरे लिए हीरोइन मिल गई, लेकिन बेटे ये ध्यान रखना यह आपका असली टारगेट नहीं है। असली टारगेट यह है कि आप अपने जिस टारगेट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो उस टारगेट को अचीव करना आपका असली टारगेट है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की मुस्कुराने लगी आपका टारगेट पूरा हो गया। लेकिन बेटे ये उम्र ही ऐसी है ना, तो जो है गलियों में चक्कर काटने में मजा आता है, किसी लड़की के पीछे पीछे जाने में मजा आता है, बीड़ी सिगरेट पीने में मजा आता है, मूवी देखने में मजा आता है। लेकिन बेटे अगर आप इसको समझ लो कि ये भ्रामक उम्र है, इसमें भटका जा सकता है, ध्यान रखना, तो इसको कैसे बचा जा सके वो अपन को इस टॉपिक के अंदर लेना है। तो किशोर अवस्था और ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग। तो किशोर अवस्था में बेटे अपने आप को जो है क्या कहते हैं ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को जो है बेटे इंटेलिजेंस समझने के लिए, अपने आप को जो है क्या कहते हैं औरों से ज्यादा अच्छा समझने के लिए बहुत से व्यक्ति स्मोकिंग का सहारा लेते हैं, बहुत से व्यक्ति एल्कोहल का सहारा लेते हैं। तो आइए देखिएगा कि किशोर अवस्था में क्या है। तो बेटे किशोर अवस्था मानी गई है 12 से 18 साल की उम्र। तो ये याद रखना बेटे 12 से 18 साल की जो उम्र है तो इसे किशोर अवस्था या एडोलेसेंस, इसको भ्रामक उम्र भी कहते हैं। यानी बेटे अपने टारगेट से भटक जाने वाली। अब जो बच्चे थोड़ी अपनी इस उम्र को संभाल लेते हैं वो आगे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और जो बच्चे इस उम्र को नहीं संभाल पाते वो बेटे मूंगफली बेचने वाले बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि हार्मोन सभी में होते हैं। ये हार्मोन विशेष उम्र में ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। यानी बेटे अगर बाय द वे कोई बच्चा गली में जाकर सीटी बजाता है तो बजाएगा क्योंकि वो उसके हार्मोन होते हैं, लेकिन बस ये है कि उसको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए ये अपन को सोचना है। तो यहां पर देखो 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोर अवस्था माना जाता है। तो बेटे लड़के की जो भ्रामक उम्र है ये उम्र होती है एडोलेसेंस, जो कि 12 से 18 साल की होती है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि जो किशोर अवस्था है ये बचपन और प्रौढ़ता के जोड़ने वाला एक जंक्शन है। कि एक तरफ तो बेटे बचपन अभी अभी गुजरा है ना, बचपन अभी अभी गुजरा है, अभी अभी अपन 10-11 साल से बेटे 12वें साल में अपन ने प्रवेश किया है ना। उधर बेटे 18 साल के बाद में यौनावस्था यानी एडल्ट अवस्था शुरू हो जाती है। तो ये एक बचपन और एडल्ट अवस्था के बीच की योजक कड़ी है जिसको आप दोनों उम्र को जोड़ सकते हो, क्योंकि जब वयस्क अवस्था आ जाएगी बेटे तो समझदारी आना शुरू हो जाएगी। इधर बचपना है तो अभी तो बचपना है, लेकिन ये दोनों के बीच की जो उम्र है ये किशोर अवस्था है जो 12 से 18 साल के बीच में मानी जाती है। किशोर अवस्था के साथ साथ इसमें अनेक जैव वैज्ञानिक यानी अनेक बायोलॉजिकल उसके अलावा बेटे व्यवहारिक परिवर्तन यहां पर देखने को मिलते हैं। यानी बेटे बायोलॉजिकल परिवर्तन तो कैसे मिलेंगे कि चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाएगी है ना, स्तन ग्रंथों का विकास शुरू हो जाएगा, आवाज थोड़ी पुरुषों की जैसी या महिलाओं की जैसी स्टार्ट हो जाएगी अगर महिलाएं हैं तो बेटे, और साथ में बेटे उम्र एकदम लंबाई शरीर की ग्रोथ हो जाएगी है ना। तो फिर कहेंगे ना यार पेंट पहनता पहनता कब से मतलब नेकर पहनता पहनता कब से पेंट पहनने लग गया। तो बेटे यही अवस्था है। उसके व्यवहार में चेंजेज आ जाएगा, अब वो बच्चों के साथ में खेलना बंद कर देगा है ना। उसके अलावा बेटे वो अब समझने लगेगा कि हाँ यार मेरे कैरियर में मुझे क्या करना है। तो जैसे किशोर अवस्था को पार करेगा तो बेटे एक तो उसके जीव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिकल चेंजेज आएंगे उसके शरीर में, और साथ में उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार किशोर अवस्था किसी व्यक्ति की मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक बहुत ही नाजुक समय होता है, बहुत ही नाजुक समय होता है बेटे। यहीं से लड़के कुछ तो बेटे डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ जो है इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ चोर बन जाते हैं, कुछ डकैत बन जाते हैं, कुछ हिस्ट्री सीटर बन जाते हैं। सबको बेटे यहीं से जो है डिवाइडेशन होता है। कोई बचपन से ही बेटे डॉक्टर नहीं बन जाता, कोई बुढ़ापे में जाके डॉक्टर नहीं बनता। तो बेटे यहीं से इसी उम्र से जो है
कोई आगे आगे अपने अपने के अनुसार इसको चूज कर लेते हैं। तो ये बहुत नाजुक समय होता है, इसको बहुत ही सावधानी से बेटे इस उम्र को गुजारना चाहिए। तो याद रखना, क्योंकि इस उम्र में क्या क्या आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं और उसके व्यवहार में चेंजेज आता है। बायोलॉजिकल चेंजेज में तो बेटे ये होता है कि वो शरीर ग्रोथ करने लगता है। अगर लड़का है तो दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाएगा, उसकी आवाज भारी होना शुरू हो जाएगी। लड़की है बेटे तो स्तन ग्रंथों का विकास शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से बायोलॉजिकल भी चेंजेज आएंगे और उसके व्यवहार में भी चेंजेज आना शुरू हो जाएगा। देखा होगा आपने, बहुत बच्चे बचपन में चुलबुले होते हैं, बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बेटे वो बड़े होते जाते हैं उनमें समझदारी आती जाती है और फिर वो बच्चों के साथ में खेलना बंद कर देते हैं और बाद भी बेटे वो जो है सही तरह से करने लग जाते हैं। तो ये व्यवहारिक चेंजेज भी आना शुरू हो जाएंगे। तो बेटे ये किशोरावस्था किसी मानसिक और मनोवैज्ञानिक की एक विकास की ऐसी नाजुक अवस्था है जहां से बेटे जो है हर किशोर को गुजरना पड़ता है। उसके बाद में आप देखिएगा कि इस अवस्था में बेटे एक तो जिज्ञासा, इस अवस्था में बेटे यानी जिज्ञासा, जोखिम उठाना और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोर को ड्रग्स और एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करते हैं और बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। यानी देखो बेटे, मान लो कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है जैसे जोखिम उठाने की क्षमता, यार मैं तो इसको करके रहूंगा, है ना। देखा हो ना कई बच्चे, नहीं मैं तो ये करके रहूंगा। उसके अलावा बेटे उत्तेजना या फिर जो है जिज्ञासा या कोई नया प्रयोग करने की जो है इच्छा, ये कई सारे ऐसे कारण हैं जो किशोर अवस्था में ड्रग्स लेने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। अब मान लो कोई जोखिम उठाने की क्षमता है, तो बेटे मान लो किसी को जो है कोई लड़ना है तो वो पहले क्या करेगा, नशा करेगा, फिर बाद में वो लड़ेगा। तो जोखिम उठाने की क्षमता है या उसे कोई नया करके दिखाना है या उसको किसी काम में जोखिम उठाना है, तो बेटे ऐसा करने से पहले वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। तो किशोर अवस्था में यह आपको याद रखना है कि बेटे जोखिम उठाना या उत्तेजना के प्रति आकर्षण या फिर प्रयोग करने की इच्छा या कोई ऐसे कारण है जो कि ड्रग्स और एल्कोहल लेने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। तो ये भी मैं बता दूं बेटे कि किशोर अवस्था में जैसे मान लेते हैं यार कि नया जोखिम उठाना, नया प्रयोग करना है, तो लड़का सिगरेट पीना शुरू कर देता है ना। किसी से लड़ाई करनी है तो एल्कोहल लेना शुरू कर देगा, या कोई नया प्रयोग करके दिखाना है तो बेटे जोखिम उठाना, नए प्रयोग करने की इच्छा, है ना। उसके अलावा जो है उत्तेजना, ये ऐसे कारण हैं जो उस किशोर को ड्रग्स और एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये भी यहां से भी बचना चाहिए। ये काम करो तो बेटा क्या ड्रग से हो सकते हैं, या बिना उसके भी हो सकते हैं। उसके अलावा फिर आप देखिएगा बेटे कि इस प्रकार ड्रग या एल्कोहल व्यक्ति पहली बार सेवन जिज्ञासा ये ध्यान रखना, या प्रयोग करने के लिए करता है, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। यानी पहले तो उसने क्या किया था बेटे, नया करने के लिए उसने एल्कोहल को लिया, है ना, कि मुझे कुछ नया करके दिखाना है, मुझे जोखिम उठाना है। उसके अंदर क्यूरोसिटी थी, यार मुझे ये काम करना है ना। अब करने के लिए उसने क्या, चलो जोश में है तो बेटे एल्कोहल ले लिया, है ना, अब कर रहा है। लेकिन बेटे जब वो बार बार में लेगा तो अब वो उसके जीवन में कई सारी समस्याएं भी आएगी सही। तो अब वो क्या करेगा, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, यार मैं इसको कैसे पाऊं, ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, तो वो एल्कोहल या ड्रग्स लेना शुरू कर देगा। तो बेटे याद रखना कि इस प्रकार ड्रग या एल्कोहल का पहली बार सेवन, तो पहली बार तो बेटे उसने किस वजह से लिया था, जिज्ञासा या फिर जो है कोई प्रयोग करने की इच्छा से लिया था। लेकिन बाद में बेटे इनका उपयोग वह कैसे करता है, समस्याओं का सामना करने के लिए। यानी अब इस समस्या को कैसे पेश किया जाए, तो समस्याओं को सामना करने के लिए या उनसे बचने के लिए फिर वह ड्रग्स और एल्कोहल का उपयोग करने लगता है। उसके अलावा बेटे शैक्षणिक क्षेत्र में या परीक्षा से सबसे आगे रहने के दबाव में उत्पन्न तनाव में भी किशोरों को एल्कोहल या ड्रग आजमाने के लिए या फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बेटे याद रखना कि जैसे एग्जाम आने वाले हैं, है ना, एग्जाम आने वाले हैं, या फिर जो है अपन को सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक लानी है, तो बेटे अब अपन के दिमाग में हावी हो गया कि यार मुझे तो एग्जाम में सफलता लेनी है या मुझे तो सबसे आगे रहना है इसमें। तो बेटे वो क्या करेगा कि वह बीड़ी पीना शुरू कर देगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा। तो ये ऐसी जो जिज्ञासाएं हैं ये
भी बेटे ड्रग और एल्कोहल लेने के लिए उस किशोर को प्रेरित करती है। जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में पढ़ रहे हो बेटे आप भी, तो लेकिन इस दुष्प्रभाव से बच के रहना। याद रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सिगरेट पीने से जो है क्या कहते हैं बेटे अपन की फर्स्ट रैंक आ जाएगी ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा नहीं है। जैसे 5 रुपए की फेयर एंड लवली एक लड़की लगाती है और वह एयर होस्टेज बन जाती है 5 मिनट में, तो यह दिखावा है, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो यह याद रखिएगा कि किसी से भी ज्यादा पढ़ने के लिए या बेटे किसी अपन को फर्स्ट रैंक लाने के लिए अगर अपन सोचे कि बीड़ी सिगरेट पी ले, नशा कर लें, फिर अपन पढ़ाई करें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हां, ये कई बच्चों के अंदर जो है फर्स्ट रैंक लाने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए बेटे, तो ये ड्रग्स और एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके अलावा देखो बेटे, युवकों में यह बोध कि धूम्रपान करना या ड्रग या एल्कोहल का उपयोग व्यक्ति की ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। यानी कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि धूम्रपान करने से या एल्कोहल का उपयोग करने से तो व्यक्ति को ठंडा या प्रकृति का प्रतीक। इन आदतों को शुरू करने का कारण है, यानी बेटे शुरू करने का कारण यह है कि यार वो व्यक्ति जो है क्या कहते हैं नशा करके पढ़ाता है या कुछ ऐसे करके पढ़ाता है, तो बेटे कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा इन बोध को बढ़ावा देने में कौन कौन टेलीविजन है, सिनेमा है, समाचार पत्र है और इंटरनेट की बहुत बड़ी सहायता है। ये तो देखा होगा सिगरेट पीना कहां से सीखा, अरे जब हीरो आता है बेटे तो वह सिगरेट पीता है, तभी तो अपन सिगरेट पीना सीखे, है ना। उसके अलावा बेटे सिनेमा घरों में आपने देखा होगा कि वो नकली शराब पी के नकली नशा करेगा, लेकिन व्यक्ति उसे क्या समझ बैठता है, असली समझ बैठता है कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन होगी, लो मैं तो सिगरेट पी लेता हूं। ऐसा कहां बताया जाता है, ये सिनेमाओं में बताया जाता है बेटे, जहां पर 90% या 100% जो है वो झूठी कथाएं होती है, वो उनका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी याद करना बेटे कि एल्कोहल और ड्रग्स लेने के लिए टेलीविजन है जिसमें नाटक वगैरह आते हैं बेटे, उसके अलावा सिनेमा घर है, समाचार पत्र, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक था बेटे हमारा ड्रग्स और एल्कोहल के दुष्प्रभाव। तो बेटे मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको थोड़ा समझ के पढ़ना ही है बेटे। ये कोई ऐसा डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है जिसमें अपन डायग्राम बनाएंगे और समझाएंगे। तो थोड़ा रटाफिकेशन वाला टॉपिक है, तो इसको थोड़ा लिख के याद करें और समझ के पढ़ें बच्चों, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि एक तरह से थोड़े बोरिंग तो महसूस करोगे इसे आप, लेकिन बेटे चूंकि अपन को एग्जाम देना है और इनमें से मार्क्स अपन को लाने हैं तो पढ़ना तो है, तो इनको पढ़ना, लिख के याद करना। आई होप आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।